गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कल मतगणना होनी है। 10 मार्च को मतगणना के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। गोवा विधानसभा के 40 सीटों पर आपको बता दें मतदान हुआ था और 15 मार्च को समाप्त हो रहा है और साथ ही गोवा विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और उससे पहले कल यानी 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। हालांकि एग्जिट पोल सामने आ चुका है, लेकिन 10 मार्च को फाइनल रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि गोवा में किसकी सरकार बननी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 10 मार्च को जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए कल मतगणना होनी है गोवा में। 10 मार्च को मतगणना के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। गोवा विधानसभा के 40 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसके बाद से अब 10 मार्च को यहाँ विधानसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। लेकिन उससे पहले 15 मार्च को कार्यकाल समाप्त होगा, लेकिन 10 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे, जिसके बाद से ये स्पष्ट होगा कि अब एक बार फिर गोवा में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो एग्जिट पोल तो सामने आ गए हैं, लेकिन एग्जिट पोल के इतर अगर हम देखें तो 10 मार्च को स्पष्ट होगा कि गोवा में किसकी सरकार बननी है। तो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो कल सामने आएंगे, जिसके लिए प्रशासन मतगणना के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह से कोई धांधली ना हो, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। तो गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आपको बता दें कि 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे गोवा के पणजी से। हमारे संवाददाता जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, किस तरह से अभी माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल और इसके बाद 10 मार्च को जो मतगणना होनी है उसके लिए प्रशासन ने तैयारियां तो कर ली हैं। फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए दीप्ति, मैं आपको बता दूं कि गोवा का जो है तो कल 10 मार्च को गोवा का मतगणना है और उसी मतगणना में रिजल्ट सामने आएगा कि किस पार्टी को यहाँ की जनता बहुमत देती है और जीत का ताज पहनाती है। अभी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। प्रशासन ने अपना पूरा बंदोबस्त जो है तो वो लगा रखा है। अब आगे ये देखना है कि जो मतगणना होगा वो मतगणना के हिसाब से, वैसा देखा जाए तो किसी भी पार्टी को बहुमत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। वही कांग्रेस का कहना है, अगर से कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है तो कांग्रेस भाजपा को छोड़कर किसी भी अन्य दल के साथ में गठबंधन करने के लिए तैयार रहेगी। बिल्कुल, देखिए स्थितियां जो हैं वो लगभग अगर हम गोवा और उत्तराखंड, क्योंकि 5 राज्यों में देखिए चुनाव हुआ है और उसके बाद कुछ राज्यों में स्थितियां ऐसी हैं कि पूर्ण बहुमत से कोई भी पार्टी नजर नहीं आ रही एग्जिट पोल के मुताबिक। हालांकि स्थिति तो 10 मार्च को स्पष्ट होगी जब मतगणना और फाइनल रिजल्ट जो है सामने आएगा। लेकिन हम लगातार ये जिक्र कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की ओर कोई पार्टी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में जिस भी पार्टी की जीत होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोवा के पिछले चुनाव में 2017 की अगर से हम बात करें तो 2017 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने गोवा में सरकार बनाई थी। तो उसी के मद्देनजर अभी कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस पूरी तरह अपने विधायकों को लेकर अलर्ट है ताकि 2017 की जो नौबत है वो 2022 में उनको भुगतान ना करना पड़े। इसलिए कांग्रेस भी पूरी तरह अलर्ट है। और भाजपा की बात करें तो भाजपा को अगर से बहुमत नहीं मिलता है तो बीजेपी ने खुद एक प्रेस में कहा है कि अगर से उनको बहुमत नहीं मिलता है तो वो एमजीपी के साथ में गठबंधन करने के लिए तैयार रहेंगी। जावेद, देखिए आम आदमी पार्टी भी इस बार गोवा में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आई थी। ऐसे में अभी स्थितियां वहां पर किस तरह से नजर आ रही, क्योंकि 2017 का अगर जिक्र करें तो बीजेपी की तरफ से मनोहर पर्रिकर थे, वो लगातार दम भरते हुए नजर आए थे। हालांकि इस बार उनके ना होने की वजह से कहीं ना कहीं पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए पूर्ण बहुमत की तरफ तो किसी भी पार्टी का आंकड़ा नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, हम बात करें अगर से आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी ने 2017 में गोवा में पूरी 40 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनको एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। इस बार आम आदमी ने पूरी दमखम के साथ में गोवा में चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी है। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ की जनता का किस तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है और किस तरीके से उनका रिजल्ट सामने आता है। ये कल देखने जैसी बात होगी कि आखिरकार सत्ता का जो ताज है वो किसके सर पहनाया जाएगा।
बिल्कुल, तमाम जी। जानकारी के लिए जावेद शाह बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर मतगणना जो है वो कल होना है और ऐसे में देखना यह है कि अब फाइनल रिजल्ट में किस पार्टी की सरकार गोवा में बनने जा रही। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुंबई के सेना भवन में कल यानी कि मंगलवार को शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने ईडी और बीजेपी के ऊपर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि महान महात्मा क्रिकेट सोमैया ने सबके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। वहीं संजय राउत ने पूछा वाधवान के साथ सोमैया के आर्थिक संबंध क्या हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि ईडी के अधिकारी बिल्डरों और नगर सेवकों को धमका रहे हैं। इनकम टैक्स और ईडी को अब तक हमने 50 नाम दिए, लेकिन अभी तक एक के भी ऊपर जांच नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ने जिन कंपनियों की जांच की, उन्होंने जितेंद्र नवलानी के खाते में पैसे भेजे। आपको बता दें कि जितेंद्र नवलानी ईडी के वरिष्ठ अधिकारी हैं। हिसाब किताब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भानामती और ईडी सबको, ईडी और आईटी हम सबको बताएंगे। उसके बाद चाहे आप हमारे ऊपर रेड भी कर सकते हो, हमको अरेस्ट भी कर सकते हो, आप कर लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने 15 फरवरी के मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना भवन में ईडी के वसूली एजेंट्स के बारे में बताया। 4 पांचवा किरीट सोमैया गेस्ट आर्टिस्ट है वो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। और ईडी के अधिकारी, बड़े अधिकारी, अब उसमें से कुछ अधिकारी तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने सुना कि इस अधिकारी ने, जो ईडी का अधिकारी था, उसने यूपी के 50 उम्मीदवारों का खर्चा भी किया है, ये मैं सुन रहा हूं। वहीं बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर शुरू हो चुका है। मुंबई के अलग अलग जगह पर मनपा के कामकाज को लेकर बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। आपको बता दें कि ट्रैफिक की समस्या को लेकर अब बीजेपी बीएमसी के कामकाज को लेकर विरोध करती हुई नजर आ रही है। तो बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होगा, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसके साथ ही जाम की समस्या को लेकर बीजेपी जो है वो अब मनपा के कामकाज पर सवाल खड़े कर रही है। तो ट्रैफिक समस्या, हालांकि ये समस्या अक्सर तमाम शहरों में देखी जाती है, तो यहाँ पर अगर हम मुंबई का जिक्र करें तो जाम की जो समस्या है उससे हर दिन लोगों को दो चार होना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए बीजेपी की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या को लेकर ये विरोध हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीएमसी के कामकाज पर ये विरोध किया जा रहा है, क्योंकि बीएमसी के कामकाज को लेकर यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। ज्यादा जानकारी के लिए राजन हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजन, जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बीएमसी के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या को लेकर बात कही जा रही है, अभी हालात क्या हैं, किस तरह से आगे जो है जो बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जाम की समस्या को लेकर, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, मुंबई के अलग अलग जगहों पर लगातार महाराष्ट्र सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश हो रही है। वो छोटे मुद्दे, वो ट्रैफिक के मुद्दे हो या फिर नवाब मलिक का मुद्दा हो, क्योंकि जिस तरीके से देखिए कल नेटवर्क 10 की जब टीम ने वो ट्रैफिक की समस्या को दिखाया नेटवर्क 10 के चैनल पे, उसके बाद ही बीजेपी के जो तमाम जो कार्यकर्ता है, वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के नगर सेविका हैं, वो सारे लोग आकर ट्रैफिक की समस्या को लेकर मनपा को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं, उनके कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जनता काफी दिनों से परेशान थी ट्रैफिक की समस्या को लेकर। देखिए राजन, ट्रैफिक की समस्या तो अक्सर देखने को मिलती है और जाहिर तौर पर ट्रैफिक की समस्या से जब लोगों को दो चार होना पड़ता है तो बहुत सी मुश्किलें उनके सामने होती हैं, लेकिन और इसके अलावा क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर बीएमसी का जो सबसे बड़ा बजट है, और ऐसे में इतना बड़ा बजट होने के बावजूद भी जिस तरीके से पिछले कई सालों से लगातार जो पानी की जो समस्या है, जो पानी का जो जल जमाव की जो समस्या है मुंबई कर के लिए, ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। और देखा जाए तो जो लोग हैं जो दफ्तर जाते हैं और दफ्तर से जो घर आने का समय होता है, तो ट्रैफिक
है मनपा के लिए भी और कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है जनता के लिए भी। राजन, ऐसे में अगर हम जिक्र करें तो बीएमसी के अधिकारियों का क्या कुछ कहना, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या तो जाहिर तौर पर हर किसी को नजर आ रही है कि ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन उसके निवारण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जब नेटवर्क 10 की जब टीम ने ये समस्या को दिखाया तो उसके बाद जो है मनपा के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो दरअसल हुआ ये था कि वहां पर जो है जो कांदीवली की जो सड़क थी आसपास के जो गड्ढे हैं वहां पर काम शुरू कर दिया गया था और दोनों ही तरफ, तो ऐसे में जो दोनों तरफ के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गए थे और ट्रैफिक की समस्या यानी कि 2 किलोमीटर का जाने में जो समय 15 मिनट लगता था वो कहीं ना कहीं 45 मिनट से 1 घंटा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए। राजन, देखिए, मुंबई में तमाम ऐसे एरियाज हैं जहां पर ट्रैफिक की समस्या आए दिन देखी जाती है। इसको लेकर पहले भी हमने देखा कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों को आपत्ति इस बात पर थी कि ट्रैफिक की समस्या का जो निवारण है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मुंबई में इतना बड़ा बजट होने के बावजूद भी मुंबई में जो सड़कें में जो गड्ढे हैं वो कहीं ना कहीं एक चुनौती है और ऐसे में लोगों के लिए तो समस्या की बात है ही है और कहीं ना कहीं यही एक मुद्दा बीएमसी ने और कहीं ना कहीं यही जो मुद्दा है वो बीजेपी ने बनाया है और यही मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे आगामी बीएमसी चुनाव में। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए राजन बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहें, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं ट्रैफिक को लेकर, जाहिर तौर पर उसका निवारण होना बेहद जरूरी है और इसके लिए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से उठाई जा रही हैं और अब देखना यह है कि बीएमसी इस पर किस तरह से आगे कार्रवाई करती है और इस समस्या का निवारण करती है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। पुणे में महिला दिवस के मौके पर पिंपरी चिंचवड़ में पुलिस आयुक्तालय और वाकड पुलिस थाने ने अलग अलग इलाकों में कार्यरत महिलाओं का सम्मान किया और ये कार्यक्रम वाकड परिसर में संपन्न हुआ। इस दौरान पिंपरी चिंचवड़ शहर के पुलिस अधिकारियों ने शहर की कई महिलाओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा भी लिया। महिलाओं के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। कभी पत्नी बनकर त्याग वहीं पुणे की शीतल महाजन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अनोखा कारनामा करने की कोशिश की है। शीतल महाजन ने, आपको बता दें कि 5000 फीट ऊपर से स्काई डाइविंग की एक अन्य गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है। शीतल महाजन ने पैरामोटर्स के सहारे रात 9 बजे ये कारनामा कर दिखाया और हडपसर परिसर के पैराग्लाइडिंग सेंटर में शीतल ने ये स्काई डाइविंग की और पुणे शहर में रात का जो अद्भुत का नज़ारा वहाँ पर दिखा और ये कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। शीतल ने बताया कि पैरामोटर्स के सहारे स्काई ड्राइविंग करना उनका एक सपना था जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूरा हुआ और कई बार पैरामोटर्स के सहारे स्काई ड्राइविंग जो है करना खतरनाक भी साबित होता है, इसलिए रात के समय कोई पैरामोटर्स के सहारे स्काई ड्राइविंग नहीं करता। लेकिन विजय सेठी नामक पायलट के साथ मिलकर शीतल महाजन ने ये कारनामा कर दिखाया। एक्चुअली आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के निमित्त से हमने प्लान किया था कि कुछ रिकॉर्ड इस्टेब्लिश करना है और नाइट स्काई डाइविंग प्लान किया था। उसमें मैंने ये ट्राई कलर का ड्रेस पहना था और उस पर लाइटिंग लगा के स्काई डाइविंग का प्लान था और 5000 फीट पे जाने के बाद मैंने एग्जिट किया और नीचे आके स्काई डाइविंग मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आफ्टर द जंप में वर्ड्स मेरे कम पड़ रहे हैं। मतलब ऊपर से नीचे आने का नज़ारा, वो एक थ्रिल बहुत डिफरेंट था। नॉर्मल में जंप करके वो दिन में होती है, ये पहली बार मैं इंडिया में स्पेशली पुणे में ये जंप करने का मुझे चांस मिला है, स्पेशली बिकॉज ऑफ विजय सेठी सर।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक नाबालिग के साथ रेप की कोशिश करने की घटना सामने आई। मंगलवार को नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने की घटना का खुलासा हुआ और शहर के भाग्यनगर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा पर कोचिंग क्लासेस के शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा के यौन पीड़न के मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस निरीक्षक सुधाकर आड़े जी है, उन्होंने CR नंबर क्राइम नंबर 83/22 अंडर सेक्शन 354 और पोक्सो यानी कि बाल लैंगिक अत्याचार और संरक्षण अधिनियम 2012 कलम 8 और 12 के तहत गुना दाखिल किया है। इसमें जो एक्यूज पर्सन है आरोपी, उन्हें कल रात को ही गुना दाखिल होने के बाद 1 घंटे में अटक किया है। उनका नाम सतीश मनोहर नरंगड़े है। तो 12 साल की छात्रा के साथ यहां पर दुष्कर्म की कोशिश की गई है। भाग्यनगर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। और आपको बता दें कि भाग्यनगर पुलिस थाने में ये पूरा मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। 12 साल की छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश की गई। वसई विरार शहर महानगर पालिका मुख्य कार्यालय की 4थी मंजिल पर अचानक आग लग गई, जिससे कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल हुआ। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की और इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने सभागृह में रखे फायर यहां पर आपको बता दें फायर सेफ्टी की मदद से आग पर काबू पाया और इससे बड़ा हादसा होने से बचा। हालांकि दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद स्थिति को काबू में लाया गया। मुंबई से सटे पालघर जिले में MIDC तारापुर के निर्भय रसायन प्लॉट N95 में आग लग गई और घटना की सूचना मिलते ही आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से आसमान में धुआं हो गया था। हालांकि आग की वजह से कोई घायल नहीं हुआ। तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब रसायन प्लॉट N95 में आग लगी थी और घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। निर्भय रसायन मध्ये प्रचंड आग। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे। राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। राजन, जिस तरह से आग की तस्वीरें अभी हमने दर्शकों को दिखाई, अभी वहां पर किस तरह के हालात हैं, क्या अपडेट है इसको लेकर, किस तरह का नुकसान हुआ? देखिए, मुंबई से सटे पालघर जिले के MIDC तारापुर के ये जो निर्भय जो केमिकल फैक्ट्री, यहाँ पर ये आग लगी थी करीबन मंगलवार को, यानी कि कल रात 11:30 बजे ये एक भीषण आग लगी थी। लेकिन हालांकि अच्छी बात यह है कि वहां पर जो है बोईसर पुलिस और फायर ब्रिगेड की जो तमाम जो दमकल की जो गाड़ी है वो वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, यह एक अच्छी खबर है। बिल्कुल राजन, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, हालांकि यहाँ पर ये रसायन प्लॉट है जिसकी वजह से ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली, क्योंकि आग की विकराल लपटें जो देखने को मिल रही तस्वीरों में, इससे ये देखने में प्रतीत हो रहा है कि जब ये हादसा हुआ, जब ये आग की घटना सामने घटी, तो उसके बाद से जो लोग वहां पर मौजूद थे, जाहिर तौर पर उनमें भगदड़ का माहौल रहा होगा। फिलहाल आप जिस तरह से बता रहे कि किसी भी तरह से कोई घायल नहीं हुआ है, किसी भी तरह की हानि नहीं हुई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो यहाँ पर घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। तो सुनसान रास्तों पर महिलाओं के साथ लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को मुंबई से सटे ठाणे शहर की कलवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए 2 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की है और दोनों आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं। बता दें कि आरोपी सुनसान रास्तों में जा रही महिलाओं की ज्वेलरी लूटकर फरार हो जाता था। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों को जेल भेज दिया है। सुनंदा बाजीराव चास्कर 60 साल की उम्र की महिला है, पारसी नगर में रहती है, कड़वा में।
वो 12 बजे 5 तारीख को घर से जा रहे थे। टोरंटो ऑफिस के जो सामने है वहाँ पर 2 लोग जो थे मोटरसाइकिल पे आए और उनके गले में की 15 ग्राम की जो चेन थी वो छीन के लेके गए। उसके ऊपर कलवा पुलिस स्टेशन में 6/2022 FIR रजिस्टर हुई है, जिसका सेक्शन है 392 और 34। पालघर के वसई रोड रेलवे पुलिस की सतर्कता के चलते ट्रेन के नीचे आत्महत्या करने गए एक व्यक्ति की जान बचाई गई। आपको बता दें कि बीती रात लगभग 9 बजे नाला सोपारा रेलवे स्टेशन पर तैनात जीआरपी के पुलिसकर्मी गायकवाड़ अवाड़ और होमगार्ड आशीष गुप्ता ड्यूटी पर तैनात थे और इसी दौरान एक व्यक्ति ट्रेन के नीचे आत्महत्या करने के लिए पहुंचा, जिसे पुलिस की सतर्कता से बचाया जा सका। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए जाता है, जिसे पुलिसकर्मी अपनी सूझबूझ से बचाते हैं। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 12। जय हिंद।